जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 टू 12th भूगोल। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7th का अध्याय 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है यह एक गतिशील ग्रह है, तो सही है कि पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसमें कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब निगेटिव कथन को जो है कि ढूंढना है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि यह एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपर्टी कहते हैं, जो सबसे पतली परत होती है, ये भी सही है। पपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति में 5 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 35 किलोमीटर तक है, तो ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, केवल आंसर बी हो जाएगा, केवल 3 जो है कि गलत है। ठीक है, अब डिस्कशन में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताया गया है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपर्टी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, तो ये सही है। इस खान को तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं, तो ये भी सही है। पृथ्वी के केंद्र की गहराई समुद्र की गहराई से 2900 किलोमीटर है, तो ये गलत है, 2900 नहीं बल्कि जो है कि 6000 है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि विश्व की जो है कि सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर इसे 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है या निगेटिव ढूंढना है। तो पहला कथन में कह रहा है कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, तो ये सही है। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, तो ये गलत दिया हुआ है। पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक फैला होता है, तो ये सही है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना हुआ है। यानी क्रोड जो है पृथ्वी की आंतरिक परत है और क्रोड बना हुआ है निकेल एवं लोहा से। किसे, निकेल एवं लोहा से। तो हमको कहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन बी सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। यानी महाद्वीपीय संहति जो है कि मुख्य रूप से किससे बना है, तो सिलिका एवं एल्यूमिना से, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः जो है किससे बना हुआ है,
तो मुक्ता जो है कि सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सीमे कहते हैं। प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग कितना है, 3500 किलोमीटर है। यह मुक्ता निकिल एवं लोहे के बनी होती है, यानी क्रोड जो है किससे बना होता है, तो निकिल एवं लोहा से, तथा इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो है कि क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है। ठीक है, कह रहा है कौन इनमें से सुमेलित है। तो पहला कथन में है महाद्वीपीय की प्रॉपर्टी, तो महाद्वीपीय की प्रॉपर्टी जो है सीमे या सीमा से बना है, तो ये सही नहीं है। महासागर की प्रॉपर्टी सीएल एवं या सियाल से बना है, ये भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब डिस्कशन में दिया हुआ है यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुआ है। किससे किससे, सिलिका एवं एल्यूमिना से, इसीलिए इसे Cl यानी सी से हो गया सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कथन सही है कि पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा कथन में दिया हुआ है कि यह मुक्ता निकल एवं लोहे की बनी होती है जिसे निफे कहते हैं, तो ये भी सही है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो है कि काफ़ी निम्न होता है, तो ये गलत है, निम्न नहीं बल्कि क्या होता है, उच्च होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और 2 सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कह रहा है जिसकी त्रिज्या यानी पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुक्ता निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। नी से होता है निकिल और फे से होता है फेरस। ठीक है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो है कि क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है, तो सही है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ये भी सही है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कैंत्रिक सेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कैंत्रिक सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, यानी असत कथन है। ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, तो ये सही है। आग्नेय सेल द्वितीयक सेल भी कहते हैं, आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल नहीं बल्कि प्राथमिक सेल कहते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल, तो ये सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल कथन 2 जो है कि सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल किसको बोलेंगे, जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर के ठोस बन जाएगा तब उसको हम जो आग्नेय सेल कहेंगे। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है, तो ये सही है। जब द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब
अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है, ये भी सही है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है, ये भी सही है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि ढक्कन का पठार किस सेलों से बना हुआ है, तो किस सेल से बना हुआ है? बेसाल्ट सेल से। किस सेल से? बेसाल्ट सेल से। कह रहा है बेसाल्ट या ढक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में है कि इग्नियस लेटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? अग्नि, ये सही है। सेंडिमेंट्री लेटिन शब्द सेंडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्थिर। और मेटामोर्फिक ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन में है कि लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेफाइट के बने होते हैं, तो सही है। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेफाइट के बने होते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है। तो अवसादी चट्टान की विशेषता क्या है? तो पहला कथन में दिया हुआ है कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, तो सही है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो ये गलत है। ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कैंत्रिक सेल में परिवर्तित हो सकती है। तो कौन सा सेल? तो आग्नेय सेल और अवसादी सेल, आग्नेय सेल और अवसादी सेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है। कह रहा है आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कैंत्रिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कैंत्रिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है कौन कौन? तो चिकनी मिट्टी जो है कि स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। कह रहा है कैंत्रिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ये सही है कि कठोर सेल का उपयोग जो है कि सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। और लाल किला एवं ताजमहल क्रमशः सफ़ेद संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो ये गलत है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। सेल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, ठीक है। तो पहला कथन में कह रहा है कि आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, तो ये सही है।
द्रवित सेल मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, पहला कथन भी सही था। ठीक है। और तीसरा कथन में दिया है कि ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कैंथरी सेल में बदल जाते हैं, ये भी सही है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कैंथरी सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या है, सही है। ठीक है। अब डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कैंथरी सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कैंथरी सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, तो सही है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो ये भी सही है। मानव जाति खनिज का कुछ उपयोग ईंधन के रूप में तो कुछ का उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में करते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, यानी सेल जो हमारा विभिन्न खनिजों से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, और इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस प्रकार जो है कि NCERT क्लास 7 चैप्टर 2 का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।